आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास, हिस्ट्री, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई। उससे पहले हम थोड़ा सा आज पहले कक्षा है इतिहास की, तो डिस्कस करते हैं कि वैसे इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। मतलब आज से पहले और जो भी घटना घटित हो चुकी है, कहने का मतलब है कि जो घटना घटित हो चुकी है उसे हम इतिहास की श्रेणी में रखें। जैसे कि कल हमने कुछ काम किया, या हम एक टाइम में 12th कक्षा में पढ़ते थे, या भारत आजाद हुआ, हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, ये सारी हाल ही की चीजों से लेके बहुत पुराने समय तक, जैसे कि पाषाण काल, जब मनुष्य अपने पत्थरों के औजार बनाकर उनसे काम चलाता था, यहाँ से लेके आज तक के परमाणु हथियार तक जो भी विकसित हो चुके हैं वो सब एक इतिहास की कड़ी है कि यहाँ पत्थरों से लेकर मनुष्य ने कैसे अपना विकास किया। और हर बार मनुष्य विकास करता जाता है और उसका एक टाइम पीरियड निश्चित होता है। तो उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा इतिहास मतलब विशेष रूप से किस प्रकार है। तो एक प्रोफेसर हुए थे, या फिर हम बोले कि एक इतिहासकार थे, जिनका नाम था इतिहासकार मीर। इन्होंने भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा। तो पहला था प्राचीन इतिहास, फिर दूसरा इतिहास था वो था मध्यकाल का, और फिर तीसरा इतिहास जिसे हम आधुनिक इतिहास के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि सर ये तीन इतिहास तो बांट दिए, अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये कब से शुरू है। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि रातों रात एक इतिहास कंप्लीट हुआ कि यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया अब ये वाला स्टार्ट होगा। ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कि कहने का मतलब है कि हम सुबह बोल के सो रहे थे कि मम्मी मुझे कल स्कूल जाना है, और कल उठते ही हम कॉलेज जाएंगे, ये थोड़ा ही ना होता है ऐसा ही सब कुछ। तो इनका मोटा मोटी इतिहास माना जाता है, और इन इतिहास से दूसरे इतिहास में जाने में एक संक्रमण का पीरियड होता है, जो कभी कभी काफी लंबा हो जाता है और कभी कभी कुछ छोटा सा। तो अब प्राचीन इतिहास कब से शुरू हुआ? प्राचीन मतलब जब से शुरू होता है, स्टार्ट, कि जब कुछ भी नहीं था, ये तब से माना जाता है। तब से लेके ये लगभग 712 ईस्वी तक माना जाता है, और 712 से लेके 1192 ईस्वी तक का है ना जो इतिहास, वो संक्रमण का काल माना जाता है। अब इनमें क्या है कि जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम का जो भी आक्रमण हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम कासिम के आक्रमण तक का काल है वो आपके इस प्राचीन इतिहास में माना जाता है। और इसके बाद तराइन का युद्ध हुआ था जो 1992 में हुआ था, वहां से मध्यकाल की शुरुआत मानी जाती है। और मध्यकाल की शुरुआत तो ठीक है मानी जाती है। तो ये मध्यकाल चला कब तक था? तो मध्यकाल की बात करें तो ये 1770 तक चला, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तब तक। औरंगजेब मतलब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब तक ये चला। अब 1707 से लेके ये 1757 तक ये आपका है संक्रमण काल, जब तक कि प्लासी का युद्ध नहीं हुआ तब तक ये संक्रमण चला। फिर आधुनिक काल हो स्टार्ट हो जाता है अंग्रेजों का। अब कुल मिला के हमें क्या समझ में आता है कि प्राचीन काल वो काल था जिसमें भारतीयों ने राज किया, भारतीय समाज द्वारा उन्होंने राज किया। और मध्यकाल जिनमें मुस्लिम शासकों ने राज किया, और आधुनिक काल जिसमें अंग्रेजों ने राज किया। ये इतिहास के स्रोत है कि मोटा मोटी देखें तो हम मध्यकाल उस काल को कहते हैं जिसपे मुस्लिम राजवंशों ने राज किया, उससे पहले भारतीयों ने राज किया, और इस प्रकार से सारी चीजें होती है। अब बात करते हैं कि प्राचीन काल में क्या क्या आता है, प्राचीन काल में कौन कौन से खंड थे, भाग थे। तो प्राचीन काल की बात करें
तो प्राचीन काल में सबसे पहले आता है पाषाण काल। अब पाषाण काल, और फिर आता है हड़प्पा, फिर वैदिक, फिर महाजनपद, फिर आता है आपका मौर्य, फिर आता है मौर्योत्तर, फिर गुप्त, और फिर आता है गुप्तोत्तर। ये सारे काल आते हैं। अब इन सभी कालों की क्या पहचान है? तो पाषाण काल में मनुष्य पत्थरों के औजार से वो अपना कार्य वगैरह करते थे, और ऊपर पेड़ों पर रहते थे, किसी गुफाओं को अपना शरण स्थली बनाते थे। हड़प्पा और वैदिक सभ्यता तक आते आते इसने पत्थरों से औजार बनाया, जैसे कि ऐसे बना लिया। सबसे पहले ये पत्थर इससे वार किया तो उसे चोट लग जाती थी, ठीक हो जाते थे, पर इतना गहरा घाव नहीं लगता था। फिर वो कभी कभी खुद को भी लग जाती थी। तो एक बार उसे तीखा पत्थर दिखा, तो उसने उसे किसी पे वार किया तो उसका घाव भी तेज हुआ। तो मनुष्य ने धीरे धीरे पत्थरों का औजार बनाया, फिर इसके पीछे एक डंडी को जोड़ दिया ताकि वो उसको पकड़ के और ज्यादा मजबूत औजार बना पाए। ऐसे करते करते कुल्हाड़ी वगैरह, यहाँ पे तीर कमान, ये सारी चीजें बना ली। फिर इससे आगे जनपद काल आ गया, जिसमें मनुष्य ने अपना शक्ति प्रदर्शन वगैरह किया। इसके बाद मौर्य, मौर्योत्तर काल, मौर्य, इन सभी का राज हुआ। फिर अब आगे होते हैं कि मध्यकाल। मध्यकाल में क्या क्या होता है? तो मध्यकाल में एक तो प्रमुख रूप से हमारे यहाँ पे राजवंश आते हैं कि किन किन का शासन रहा इस समय तक। और फिर उसके बाद में आते हैं कला, क्योंकि राजाओं ने जब राज किया तो उन्होंने टैक्स लिया, और टैक्स लेके उन्होंने जनता के कल्याण के लिए और खुद के लिए, जैसे कि दुर्ग हो गए, बावड़ी, महल, झील, तालाब, और अन्य ऐसी कई प्रकार की चीजें बनाई जिन्हें कला का रूप दिया। अब बात करते हैं कि राजवंश। तो राजस्थान में मुख्य रूप से 4 राजवंश हैं, जिनका नाम इतिहास में काफी जाता है, और मुख्य रूप से ये 4 है। तो पहला है गुहिल, फिर आपका आता है चौहान, फिर इसके बाद आता है राठौड़, और फिर आता है कछवाहा। हम इन सभी 4 राजवंशों को आने वाले क्लासों में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और आगे हमारे साथ बने रहिए। हम आने वाले सारी क्लासों में इन्हें धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे आपके। चलो ये सब तो हो गया। फिर आपके क्या बचता है कि आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल, तो आधुनिक काल में हम क्या पढ़ेंगे आने वाले टाइम में? तो आधुनिक काल में हम पढ़ेंगे सन 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन के बारे में। किसान आंदोलन के बाद हम जनजातीय आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे। ये होने के बाद में हम पढ़ेंगे प्रजामंडल के बारे में। और इसके बाद में सबसे लास्ट में आता है आपका एकीकरण, राजस्थान का। ये सारी चीजें हम आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे, जो कि ये आने वाली कक्षाओं में सारा पढ़ेंगे, और हम आसानी से इन्हें समझ के आगे बढ़ते हुए चलेंगे धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं आज की। तो कि आज हम क्या पढ़ेंगे? चौहान वंश कैसे उत्पत्ति हुई। और अब अगर बात करें चौहानों की, तो हम सबसे पहले इनकी उत्पत्ति के बारे में पता करेंगे कि इनकी उत्पत्ति की क्या क्या सिद्धांत उत्पत्ति। तो सबसे पहले इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, जो कि चंद्रवदय के अनुसार है। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था अग्निकुंड का अग्निकुंड का सिद्धांत। ये अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था चंद्रवदय ने। चंद्रवदय ने अपनी पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, उसके अंदर ये दिया। उन्होंने चंद्रवदय ने कहा कि एक आबू पर्वत पर एक ऋषि हुआ करते थे, गुरु वशिष्ठ नाम से। और वो अपनी तपस्या वगैरह करते थे, तो उन्हें काफी अड़चने वगैरह पैदा हुई। तो फिर उन्होंने एक अग्निकुंड में हवन चल रहा था, उसमें
कुछ छींटे, जल के कुछ छींटे डाले, जिनसे 4 जातियां पैदा हुई। जो पहली थी परमार, दूसरी थी प्रतिहार, तीसरी थी चालुक्य और चौथी थी चौहान। चालुक्यों को सोलंकी भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत है जो भी, इसका समर्थन किया था आपके सूर्यमल मिशन के द्वारा, सूर्य मिशन और मोहनोक नैन्सी द्वारा इसका समर्थन किया गया। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि इसका दूसरा सिद्धांत क्या है। दूसरा सिद्धांत है, इनकी उत्पत्ति मानी जाती है ब्राह्मणों से। दूसरे सिद्धांत में इनकी उत्पत्ति मानी जाती है ब्राह्मणों से। अब इस पक्ष को किन किनों ने समर्थन किया, तो सबसे पहले एक अभिलेख मिलता है बिजोलिया। बिजोलिया अभिलेख, इसमें इन चौहानों को कहा गया वत्स गोत्र के ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण इनके नाम से जाना जाता है। और फिर द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ये एक पुस्तक है जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा था दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। इस पुस्तक के अंदर भी चौहानों की उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से दिखाई गई है आपके। और इस मत का समर्थन भंडारकर के द्वारा भी किया गया। और एक कवि थे नयामत खान, जिन्हें आप कवि जान के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने भी इस मत का उल्लेख किया कायम रासों के अंदर, और कहा कि इन चौहानों की उत्पत्ति है वो आपके ब्राह्मणों से हुई है। ये सारा कुछ हो जाने के बाद में अब बारी आती है कि इनको किस किसने कहा कि ये विदेश से आए। चौहान मूलतः यहाँ के नहीं है, ये विदेश से आए। ये एक तीसरा मत हो जाता है। तो इसका समर्थन दिया था जेम्स टोड के द्वारा। ये दूसरा मत दिया गया था जेम्स टोड के द्वारा। और इसका समर्थन किया था विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ। और इसका फिर से समर्थन किया था विलियम क्रो। इन तीनों ने कहा कि ये विदेश से आई हुए हैं। इसमें से सबसे ज्यादा मत है वो आप कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि चौहान है वो शक और सीतियन है। शक और सीतियन है। और इस मत का, कर्नल जेम्स टोड के मत का आपका विरोध किया था वो कर्नल गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे, जिन्होंने इसके मत का विरोध किया और कहा कि नहीं, ये कहीं विदेश से नहीं आए हैं चौहान, चौहान यहीं की उत्पत्ति है। और अब इसके साथ साथ आपके एक मत आता है और चौथा मत आ गया था कि चौहान है वो सूर्यवंशी है। अब सूर्यवंशी होने का दावा कौन कौन करता है, तो विग्रहराज चतुर्थ का एक अभिलेख है। विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख, वो दावा करते हैं उस अभिलेख में कि चौहान है वो सूर्यवंशी है। इसके बाद में जीएच ओझा हो गए। फिर पृथ्वीराज विजय में जयानक भी कहते हैं कि चौहान है वो सूर्यवंशी है।
फिर हमीर महाकाव्य, हमीरहट, और कानरदेव प्रबंध में भी कहा गया है कि चौहान है वो सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी का आपको जिक्र करें तो विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख है, उसमें कहा गया है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी सूर्यवंशी बताया है और जयानक ने भी इन्हें सूर्यवंशी बताया है। हमीर महाकाव्य, हमीर हट में भी इनका उल्लेख है, वो सूर्यवंश के रूप में है। ये आपकी सारी बातें हो जाने के बाद में अब एक मत बचता है पांचवा, कि चौहान चंद्रवंशी है। तो चंद्रवंशी किस किसने कहा? तो चंद्रवंशी होने का उल्लेख मिलता है एक आबू का अचलेश्वर अभिलेख। आबू का अचलेश्वर अभिलेख है, वहां पे उल्लेख मिलता है कि ये चौहान है वो चंद्रवंशी है। और इसी तरह एक हांसी अभिलेख है, उसमें भी मिलता है कि चौहान चंद्रवंशी है। अब इसके बाद में एक होता है लास्ट में इंद्र के वंशज। तो इसका समर्थन किया था आपके रायपाल ने। रायपाल का जो भी सेवाड़ी का अभिलेख मिलता है उसमें ये उल्लेख मिलता है कि ये वंश है वो इंद्र के वंशज हैं। और मालवों से उत्पत्ति है वो विग्रहराज चतुर्थ है ना, उसके अभिलेख में भी मिलती है कि ये इनकी उत्पत्ति है वो मालवों से होती है। मालवों से उत्पत्ति। विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख इन्हें सूर्यवंशी भी दिखाता है और मालवों की उत्पत्ति से ये भी दिखाता है। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद में हम डिस्कस करते हैं कि इनकी उत्पत्ति स्थल कौन सा है। कि ये सिद्धांत तो हो गए, बट स्थान कौन सा है? तो एक उत्पत्ति स्थान है वो सपाद लक्स। सपाद लक्स का अर्थ होता है 1.25 लाख। ये कुछ चीजें रही होगी उनके पास, या तो 1.25 लाख की आमदनी रही होगी, या 1.25 लाख पशुधन रहा होगा, या फिर 1.25 लाख कुछ ना कुछ तो रहे होंगे। और 1.25 लाख ये सपाद लक्स है वो सांबर के पास है। और सांबर के चारों तरफ रहने के कारण इन्हें चौहान कहा गया। ये कथन है ना, एक इतिहासकार ने कहा था, उस इतिहासकार का नीचे नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये कथन किसने कहा था। इनकी प्रारंभिक राजधानी थी वो नागौर थी, आई छतरपुर। इनकी प्रारंभिक राजधानी नागौर आई छतरपुर थी। और अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि चौहानों की कितनी शाखाएं। चौहानों की शाखाएं हम अब समझते हैं कि चौहानों की प्रमुख शाखाएं क्या थी। अब हम बात करते हैं चौहानों की प्रमुख शाखाओं के बारे में। तो सबसे पहले थी आपकी शाखा सांबर। यहाँ पे चौहानों की उत्पत्ति मानी जाती है। शपादलक्स, यहाँ से पर चौहानों की शाखा 551 ईस्वी में इनकी स्थापना होती है और इनकी स्थापना की थी वासुदेव ने। फिर यहाँ से वे आगे जाके नाडोल चले गए। नाडोल में 960 ईस्वी में गए और नाडोल जाके स्थापना की थी लक्ष्मण सिंह ने। नाडोल से ये आगे गए थे जालोर में, जिनकी शाखाओं की स्थापना हुई थी 1181 ईस्वी में, और ये शाखा की स्थापना की थी कीर्तिपाल ने। फिर जालोर से वो गए थे आपके सिरोही। सिरोही गए थे वो 1311 ईस्वी के अंदर, और सिरोही जाकर लुम्बा देवड़ा ने इस शाखा की स्थापना की थी। अब वापस फिर से आते हैं आप नाडोल में। तो नाडोल से के चौहान गए थे बूंदी 1241 ईस्वी में। इसने देवा ने यहाँ पे बूंदी में जाके शाखा की स्थापना की। इसके बाद में गए थे वो बूंदी से कोटा। कोटा की स्थापना हुई थी 1631 में माधो सिंह के द्वारा। कोटा के चौहानों की स्थापना। और फिर अगर हम वापस आते हैं तो सांबर, सांबर से नाडोल गए थे, और सांबर वाली शाखा फिर आ गई थी आपके अजमेर 1113 ईस्वी में। और इस यहाँ पे लेके आए थे अजयराज। और अजमेर से वो आगे जाके चले गए थे रणथंभौर 1194 ईस्वी में।
और यहाँ पे इसकी स्थापना की थी गोविंदराज ने। एक बात और है कि जालोर के जो भी शासक हैं, जालोर में इसकी स्थापना की थी कीर्तिपाल ने, और इनकी शाखाओं को सोनगरा कहा जाता है, सिरोही में देवड़ा शाखा कहा जाता है, बूंदी के अंदर हाड़ा कहा जाता है इन्हें, और कोटा के अंदर भी हाड़ा कहा जाता है, और बाकी जगह इन सभी को चौहान के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम बात करेंगे अगली क्लास में सांबर के चौहान से, और ये पूरा आगे तक समझते चले जाएंगे। चौहानों को पूरी एक ही क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपको ये एक बार बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो ऑब्वियसली बात है कि आप लाइक करेंगे तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।